हाँ, सो इन द कंटिन्यूएशन टू द प्रीवियस वीडियो जहाँ हम डिस्कस कर रहे थे कि ये थेरेपिस्ट मैंने ये बात क्यों कही, हम क्या कर सकते हैं ऐसे व्यक्ति के लिए जो इस तरह के प्रॉब्लम से जूझ रहा है। ठीक है, तो ये ऐसी बात है ना कि 2-3 तरीके होते हैं। पहले तो हमारे जो प्री रिक्विजिट ये है कि हमारे क्लाइंट को पहले तो ये समझ में आ जाए कि वो जो पाथ पे चल रहे हैं ना, और जिसमें ज़्यादा घाटा हो रहा है, ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है, शायद वो रास्ता उनका है ही नहीं, वो किसी और का हो सकता है, उनका तो नहीं है। ये रियलाइजेशन पहले तो हमें लाना पड़ता है, और इस रियलाइजेशन को लाने के लिए कुछ टेक्निक्स होते हैं। ठीक है, CBT से आप कर सकते हो। कभी कभी हम कुछ इस तरह के पॉस्टुलेट्स होते हैं, बिलीफ सिस्टम होती है कि बहुत कष्ट करेंगे तो ही कृष्ण मिलेंगे, है ना। इस तरह की जो बातें हमने डिसाइड करके रखें कि एफर्ट तो मुझे करना ही पड़ेगा ना, बाकियों को तो मिल जाता है कम एफर्ट पे, तो मुझे तो पर करना पड़ेगा ना। क्यों? बिकॉज बचपन से तो मुझे करना ही पड़ा है ना। तो अब ये यहाँ हम साइकोएनालिसिस भी यूज़ कर सकते हैं, और हम डायनेमिकली चेक भी कर सकते हैं कि ये इन्होंने शुरुआत कब से की, ऐसा क्यों सोचने लगे, ऐसे किस तरह के वातावरण में वो बढ़े, उनको बताने के लिए हमें नहीं जानना। क्लाइंट को ये रियलाइज़ हो कि उनके वातावरण, जो उनके जो एनवायरनमेंट ने उनको बताया है, ये बिलीफ सिस्टम, ये उनकी खुद की बिलीफ सिस्टम नहीं है। तो यहाँ हम जब हम लोग जेस्टॉल्ट यूज़ करते हैं या इनर चाइल्ड वर्क करते हैं, तो हम वहाँ क्रॉस चेक करवाते हैं कि देखो भाई, ये आप चीज़ जो आपने डिसाइड करी थी, जो बुद्धि जो आपने बनाई है, ये आपने किसी से ले ली है, किसी वजह से ये बुद्धि बनी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि क्या ये जो आपने बिलीफ रखा है, ये अब आपको कारगर है, क्या ये आपको काम दे रहा है। तो अगर नहीं दे रहा तो पकड़ने की ज़रूरत नहीं। तो अगर हम इसको छोड़ दें तो हम क्या नया बिलीफ सिस्टम बनाएं, है ना। बिलीफ सिस्टम क्या है? ये प्रोग्राम्स हैं, है ना। जैसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग होती है, प्रोग्रामिंग है, ये प्रोग्रामिंग मेरे को मेरे लक्ष्य तक पहुंचाएगी। तो अगर ये मुझे पहुंचा नहीं रही, तो ये प्रोग्रामिंग तो मुझे त्यागना पड़ेगा ना, बदलना पड़ेगा। तो अब इंसान इतना सोच नहीं पाता तो उसको उस डायरेक्शन में लेके जाने के लिए हमारे कुछ स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड जो है क्वेश्चनिंग स्किल्स होते हैं। आखिरकार जो मैंने आपको बताया, जो शुरुआत जहाँ से हुई है ना, कि ये जो बच्चा जब पैदा हुआ तो उसने कुछ डिसाइड किया हुआ था, पर उसके परिवार के वजह से, उसकी हालातों के वजह से जब उसने चीज़ उठाई है, ठीक है, इसका जो इम्पैक्ट पड़ा है, इसको हम कैसे हटाते हैं। तो ये 2 तरह से होती है कि देखिए, जो कॉन्शियसली आपने उठाई है ना, उसके लिए हम कॉन्शियस मोडालिटीज़ यूज़ करते हैं। तो कॉन्शियस मोडालिटीज़ जैसे आपके जो स्टॉल्ट होता है ना, या साइकोएनालिटिक होता है, ये तो सम एक्सटेंट कॉन्शियस होता है, CBT होता है, कॉन्शियस मोडालिटीज़ होते हैं। जब हमें पता होता है कि हमारे क्लाइंट ने ये अनकॉन्शियसली उठाया है और उस अनकॉन्शियस को कॉन्शियस करना है, तो हम साइकोडायनेमिक टेक्निक्स जैसे कि हिप्नोथेरेपी हुआ, टू सम एक्सटेंट साइकोएनालिसिस, जहाँ हम यूंगियन टेक्निक्स, इस तरह की चीज़ें हम यूज़ करने लग जाते हैं। ठीक है, ड्रीम्स भी आते हैं हमारे क्लाइंट्स को ऐसे, जैसे जैसे वो उस पड़ाव को क्रॉस करने लगते हैं ना, जहाँ वो अंदर से अब हिल चुके हैं, अब उनसे कुछ हो नहीं रहा, तो वो धीरे धीरे उनके ड्रीम्स जो हैं वो बहुत प्रोफाउंड होने लगते हैं, उनको सिम्बल्स भी आने लगते हैं। ठीक है, ये आपके साथ भी हो रहा, अगर आप इस सब प्रॉब्लम से गुजर रहे थे, हो या होने वाले हो, तीनों सूरतों में ये होगा। ड्रीम्स बड़े प्रोफाउंड हो जाते हैं, चीज़ें होने लगती हैं अचानक से, और ये सारी चीज़ें भी आप अपने थेरेपिस्ट से डिस्कस कर सकते हो। तो हम क्या करते हैं कि हम उन चीज़ों को अब बाहर निकालते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, और एक बहुत सुंदर सा टेक्निक है जिसे हम कहते हैं रीबर्थिंग टेक्निक, जहाँ हम बच्चे को वी टेक द क्लाइंट टू देयर बर्थ इंसिडेंट, जहाँ वो पैदा हो रहे हैं, वो किस तरह की एनर्जी, किस तरह की फीलिंग के साथ पैदा हो रहे हैं, और हम वहाँ डिस्टिंक्शन करवाते हैं कि उनका रियल जो एनर्जी जो है वो क्या है, और उनको जो मिल रहा है वो क्या है। तो उनका काम है द पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, क्योंकि देखो, वो बच्चा पैदा हो तो चुका है, वो आज एक बड़ा व्यक्ति भी है ना, पर उसको वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं, है ना। यही तो प्रॉब्लम है कि मेरा रियल सेल्फ क्या है, मैं ऑथेंटिक सेल्फ क्या है, और जो आइडियल सेल्फ मैं बना के घूम रहा हूँ अकॉर्डिंग टू समाज, अकॉर्डिंग टू फैमिली, उसमें मैं डिस्टिंक्शन कैसे करूँ। तो द पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन हम इंक्रीज करते हैं इन थेरेपीज़। ठीक है, और रीबर्थिंग एक ऐसी टेक्निक है जो हिप्नोथेरेपी में यूज़ होती है, जहाँ हम शुरू करते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम हमेशा रीबर्थिंग ही करें, कभी कभी क्लाइंट को इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्लाइंट बहुत वाइज होता है, उसको बस वो पावर ऑफ डिस्टिंक्शन जो है, वो डिस्क्रिमिनेशन कैपेसिटी जो है, हम उसको
इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे वो क्लाइंट वो डिस्क्रिमिनेशन को एम्प्लॉय करने लगता है, हमारा उसका उंगली पकड़ करके चलाना जो है ना, वो धीरे धीरे ख़त्म होता है। उनके और हमारे बीच में जो इतनी सारी बातें हो रही हैं वो ख़त्म होती हैं, क्योंकि क्लाइंट अब पावर पोजीशन में है। अब वो उस स्थिति में है जहाँ वो बैठ करके अपने रियल सेल्फ को अपनी आँखों के सामने देख सकता है, उसको यूज़ कर सकता है। तो क्या होता है ऐसे क्लाइंट जो रिकवर कर रहे होते हैं, तो हमारे क्लाइंट जब धीरे धीरे रिकवर कर रहे होते हैं, उन्हें अचानक से मन करता है एक ट्रिप पे जाने का, ठीक है, उन्हें मन करता है बारिश में खेलने का ये अजीब अजीब चीज़ें हैं, ठीक है। उन्हें नेचर जो है बहुत बुलाने लगता है, उनकी रिलेशनशिप विद नेचर बहुत अच्छी हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो नेचर है, एक नेचर ही है जो आपके इनर नेचर को पूरी तरह से नर्चर कर सकता है, ठीक है। तो वो एक बहुत सुंदर सा रिश्ता होता है, मन अंदर से करता है। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स कहते हैं कुछ नहीं, बड़े उदास बैठे थे, अचानक से मेरे एक दोस्त का कॉल आ गया और मैं उनसे बात करने लगा और मेरा मन ऐसे ही चेंज हो गया, ठीक है। तो ऐसे आपको मिरेकल्स होंगे, ऐसे दोस्त होंगे, ऐसे सिंक्रोनिसिटीज़ होंगी आपकी लाइफ में, जब आप अभी स्पिरिचुअल पाथ में आप अग्रसर हो जाते हो, जब आप रेडी हो जाते हो वो रियल सेल्फ को निकालने के लिए। और अगर आप ऐसे व्यक्ति हो, अभी भी उस फेज़ में हो जहाँ आप रियल सेल्फ और वट एवर सेल्फ में आप डिस्टिंक्शन नहीं कर पा रहे हो, आप आज भी वही बैठे हो, उसी परेशानी में ग्रस्त हो, फ्रस्ट्रेशन है, मल्टीपल एक्सीडेंट्स हो चुके हैं, रिश्ते टूट रहे हैं, झगड़ा हो रहा है, ये सारी चीज़ों में आप अभी भी अटके पड़े हो, तो ये भी बहुत अच्छा फेज़ होता है। यहाँ डिस्क्रिमिनेशन पावर अभी तक आया नहीं है ना, पर हाँ आप अंदर से अंदर थक रहे हो, तो मैं ये एडवाइस दूंगी कि उस फेज़ को भी होने देना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके अंदर एक ऐसी सिस्टम है जो चाहता है कि आप उस फेज़ को क्रॉस करो, है ना। ये सिर्फ आपका गुस्सा नहीं है, ये सिर्फ आपकी फ्रस्ट्रेशन नहीं है, आप भूल जाते हो, आपको लगता है कि आपकी फ्रस्ट्रेशन है, पर वो होती आपके पेरेंट्स की फ्रस्ट्रेशन। क्यों? क्योंकि पेरेंट सोचता है मैं ये सब कुछ करना चाहता था, मैं नहीं कर पाया, मेरा बच्चा करेगा। ये आपकी फ्रस्ट्रेशन है ही नहीं, ये आपके पेरेंट्स की फ्रस्ट्रेशन है। तो कुछ चीज़ें जब हम अपने पेरेंट्स डिसाइड करते हैं, अपनी लीनिएज डिसाइड करते हैं, तो हम उनके कर्मों को अपने शरीर में प्रोसेस करने का भी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। तो उस सारे फेजेस को भी आपको क्रॉस करना पड़ता है, आपको वो शरीर में ही वो कार्मिक प्रोसेसिंग करनी पड़ती है। तो जो सबसे अच्छा एडवाइस जो इसमें मेरे को काम दिया है, बाकी लोगों को काम दिया है, वो है स्टॉप स्ट्रगलिंग, स्टॉप ट्राइंग टू रीच समवेयर, उसको होने दो। इसीलिए हम मेडिटेशन को बहुत ज़्यादा जो है मानते हैं, या माइंडफुलनेस को बहुत मानते हैं। हम कहते हैं उसी में वो थोड़ा सा वो ज़िंदगी से जो आप इतना जूझ रहे हो ना, वो जूझने की प्रक्रिया जो है उसको छोड़ दो, बैठो, तुम शांत से बैठो, चीज़ों को अपने आप होने दो। क्योंकि जितना आप उन चीज़ों को पकड़ करके समझना चाहोगे, उतना वो आपको उलझाता है। क्योंकि हर वो चीज़ जो आपकी नहीं है वो आपको उलझाएगी, हर वो चीज़ जो आपकी है, आपके लिए बनी है, वो आपको उतनी सुलझाएगी, है ना। सो ये एक पैटर्न है, और ये पैटर्न मैं जो कह रही ना कि ये 45 इयर्स तक लोगों में एक्टिव रहता है ना। आप सब इस चीज़ से गुज़रे होंगे, शायद निकल भी चुके हो, कुछ वहाँ बस एंट्री करने वाले हो अच्छा, ये एक पर्टिकुलर एज होता है 27 to 30 के बीच में आपकी पहली हिट होती है कि यार मुझे अपनी ज़िंदगी में कुछ बदलना है। पता तो नहीं चलता क्या बदलना है, पर हाँ आप नोटिस करोगे 27 से 30 की एज में, जिसे हम सैटर्न रिटर्न का टाइम भी कहते हैं, उस टाइम पे आपको जो है आपको महसूस होता है कि मेरे सिस्टम में कुछ गड़बड़ी है, मुझे कुछ तो बदलना है, ठीक है। एंड वो बदलाव का पीरियड शुरू होता है, और इसीलिए मेरे नोटिस किया है कि काफ़ी मेरे जो क्लाइंट्स होते हैं वो 25, 26 या 29 के टाइम पे मेरे पास ज़्यादा आते हैं, और वो थके हारे वो लोग होते हैं जो 30s अब छूने वाले हैं 32, 39 ऐसे पकड़ने वाले हैं, ठीक है। आपको अगर इस तरह के कंटेंट अच्छे लगे, प्लीज़ आप कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, एंड इफ इट हैज़ बीन हेल्पफुल, लेट मी नो। थैंक यू।